प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने द्विवेदी युग को लिया है, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि हम जब 1000 जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, उसमें जितने प्रश्न हों वो आप काफ़ी महत्वपूर्ण हों, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहतर हों। तो ऐसा नहीं है कि मैं 1000 प्रश्नोत्तरी ही आपको बताती चली जाऊँगी, उनमें से मैं आपको ये टॉपिक भी बताऊँगी कि कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको द्विवेदी युग के अंतर्गत पढ़ लेना है और जो अक्सर जिस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है या जो पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, यदि आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम पर जा कर के आप टेलीग्राम में जा कर के यूजीसी नेट साहित्य दर्पण सर्च करके वहाँ पर आप जॉइन हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको इसके पीडीएफ मिल जाएँगे और बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो आपको मिल जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ना? चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपको द्विवेदी युग के अंतर्गत ये देखना है, इसका जो टाइम पीरियड है कब तक माना गया है, तो 1900 से 1918 तक माना गया है। फिर एक बात और भी देखना है कि किसके अनुसार माना गया है, किसके-किसके अनुसार आचार्य शुक्ल ने कुछ और दिया है, नगेंद्र जी ने कुछ और दिया है, कुछ और विद्वानों ने कुछ और दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? फिर वहीं पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि द्विवेदी का नामकरण किसके आधार पर रखा गया है, तो ये भी आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। फिर आपको ये देखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का जो काल निर्धारण किया है, तो उन्होंने क्या इसका नाम दिया है, ठीक है? ये आपको देखना है। फिर देखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसका नाम क्या-क्या रख दिया है, तो जागरण सुधार काल रख दिया है, ठीक है? ये काफ़ी चीज़ें हैं, याद रखनी है। एक दूसरी बात और बता दूँ, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएँ या प्रवृत्तियाँ आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में कई बार इनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएँ वो ज़रूर पूछी गई हैं। तो ठीक है, आप इसको याद रखिए, बिल्कुल आपके ज़हन में होनी चाहिए। एक तीसरी बात आपको बता दूँ, द्विवेदी युग से रिलेटेड क्या आपको याद रखना है, जो अनूदित रचनाएँ हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हों या श्रीधर पाठक की हों या किसी अन्य कवि की हों द्विवेदी युग से, तो उनकी जो अनूदित रचनाएँ हैं वो आपको याद रखनी है। एक तथ्य आपको और याद रखना है द्विवेदी युग से ही रिलेटेड कि द्विवेदी मंडल के कवि कौन-कौन से हैं। द्विवेदी मंडल के कवि कौन-कौन से हैं, तो उपाध्याय सिंह हरिऔध जी हैं। फिर फिर हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, गुप्त जी हैं, फिर रामचरित उपाध्याय जी हैं, गिरधर शर्मा नवरत्न हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं। तो आपको याद रखना है कि द्विवेदी मंडल के कवि कौन हैं, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन हैं और स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, ठीक है? ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट तथ्य फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। एक और तथ्य है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि कौन माने गए हैं, ठीक है? इसको आप ज़रूर याद रखिए। एक और बात आपसे यहीं पर प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले कह दूँ कि इन कवियों की आपको पंक्तियाँ याद रख लेनी है और ख़ासकर जो महत्वपूर्ण हैं, जो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं, जैसे ये हैं गुप्त जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, तो इनका अध्ययन आप ज़रूर कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काफ़ी रचनाओं के संबंध में कुछ आलोचनाएँ भी की हैं, तो उनको भी आप देखिएगा, ठीक है? तो ये कुछ तथ्य हैं। अब आगे और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं आपको समझाती चली जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ 1000 प्रश्नों का को ही पढ़ेंगे। मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी आपको अवगत कराती चली जाऊँगी कि आप इनको ज़रूर आप पढ़िए। उम्मीद करती हूँ आज ही आप द्विवेदी युग को अच्छे से अच्छे तरीके से इसका अध्ययन कर लेंगे। तो वक़्त को ज़ाया ना करते हुए चलिए प्रश्नोत्तरी को चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? तो नंबर इसका राइट आंसर है सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा कवि द्विवेदी मंडल में शामिल नहीं है? तो ये देखिएगा, ठीक है? ये प्रीवियस ईयर से लिया गया प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न और भी बनते हैं। यहाँ ऑप्शन 1 ने ये लिया है, वहाँ कुछ और ही ऑप्शन थे, ठीक है? तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूँ, द नंबर सही है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जो है वो द्विवेदी मंडल में शामिल नहीं है, ठीक है? ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, ठीक है? आपको याद रखिएगा। और एक प्रश्न ऐसे ही बनता है कि कौन-सा कवि जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों में शामिल है? ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है दिया है, तो आपको इस तरह आंसर लगाना है, ठीक है? काफ़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्रश्न कुछ इतने कठिन नहीं आते हैं। हम अपने अध्ययन को थोड़ा डीप पढ़ें, समझ कर पढ़ें और जो तथ्य पढ़ें उसको अपने दिमाग में रखें, है ना? अगला प्रश्न दिया गया है कि साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ब नंबर सही है, उर्मिला को महत्व देना। फिर हमारा आज का अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अ, सी नंबर सही है। सा नंबर जगन्नाथ दास रत्नाकर है, जिन्होंने अपनी रचनाओं को ब्रजभाषा में लिखा है। अब यहीं पर कुछ कवियों का वर्ण विषय भी पूछ पूछ दिया जाता है ना? कोई से पंक्ति रचना दी जाए, उसका वर्ण विषय पूछा जाता है। इसलिए मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही कह चुकी हूँ कि आप इनके विषयों को भी देखते चलिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ब नंबर सही है, प्रिय प्रवास है। अब यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको अवगत करा देना चाहती हूँ कि खड़ी बोली से रिलेटेड ही कई प्रश्न पूछ जाते हैं। जैसे एक प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें हाँ, बनता है कि खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? इस तरह एक प्रश्न बनता है। यहीं पर खड़ी बोली से ही एक प्रश्न बन जाता है कि हाँ, द्विवेदी मंडल के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपनी सभी समस्त रचनाएँ खड़ी बोली में किया है। या यहाँ मतलब कई प्रश्न ऐसे हैं जो खड़ी बोली से रिलेटेड बन जाते हैं। तो आप थोड़ा इ इन प्रश्नों पर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन-सा इनमें से कौन निम्न में से कौन भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन-सा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो साकेत है। साकेत जो है भ्रमर गीत परंपरा के ग्रंथ में शामिल नहीं है और बाकी ये 3 भ्रमर गीत परंपरा के ग्रंथ में ही शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन द सही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है वो राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं माने गए हैं। अगला प्रश्न बनता है कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम साक्षरतावादी कवि किसे स्वीकार किया है? तो इसका हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका ब नंबर करेक्ट सही है, श्रीधर पाठक को। कुछ लोग कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स, तो मुकुटधर पांडे लगा देते हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से और बारीकी से पढ़िएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ब नंबर सही है। अब यहीं पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रोमानी भाव बोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब नंबर स्वच्छंदतावादी कवि। अब थोड़ा सा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि स्वच्छंदतावादी कवियों की श्रेणी में कौन-कौन आते हैं। ठीक है, तो ये पाठक जी हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, मुकुटधर पांडे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो ये स्वच्छंदतावादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, सॉरी फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यहीं पे बनता है कि द्विवेदी युग का कौन-सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सत्यनारायण कविरत्न है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि दिनकर जी ने काम आध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो उर्वशी है, स नंबर सही है। इस तरह के प्रश्न बहुत एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने प्रश्नों का संग्रह लिया है और यहीं पर मैं बताती चल रही हूँ कि किनका किनका अध्ययन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिनका अध्ययन आपको कर लेना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी दिनकर जी की रचनाओं को आप जरूर देखिएगा। इनके वर्ण विषय हैं वो देखिएगा, ये उनका प्रकाशन वर्ष आपको याद रहना चाहिए। वहीं पर अब दिनकर जी की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। तो जो गुप्त जी की रचनाएं हैं फ्रेंड्स, तो आपको पढ़ना क्या है गुप्त जी की रचनाओं में, उनके प्रबंध काव्य पढ़ लेने हैं, उनके खंड काव्य कौन कौन से हैं, उनका प्रकाशन वर्ष, फिर उनके गीत काव्य कौन है, उनकी मुक्तक रचनाएं कौन सी हैं, वो निबंध काव्य की शैली में कौन कौन सी रचना उन्होंने लिखी है, फिर कथा आधारित कौन-कौन सी उनकी रचनाएँ हैं और पद्य नाट्य आधारित कौन-कौन सी रचनाएँ हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। उनकी कुछ अनूदित रचनाएँ भी हैं, ये देखिएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, गुप्त जी के लिए, ठीक है? अब हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएँ किस उपनाम से करते थे? उसका करेक्ट ऑप्शन त्रिशूल है। फिर अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ के डिटर्जेंट विलेड का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया है? तो श्रीधर पाठक जी हैं। अब श्रीधर पाठक की के का एक और बात बता दूं यहाँ पर कि इन्होंने श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का जो अनुवाद है एकांतवासी योगी नाम से किया था, बिल्कुल याद रखिएगा। फिर इन्होंने श्रीधर पाठक जी ने ही गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से कर दिया है। फिर इन्होंने गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक नाम से कर दिया है, ठीक है। तो इनके तीनों अनुवाद को याद रखिएगा। यहाँ तो मैंने एक ही तथ्य लिया है और बाकी जो 3 है उनको भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की
नाट्य रचना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न ही आ गया और इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तिलोत्तमा है। तिलोत्तमा इनकी नाट्य रचना है और इनकी नाट्य रचना और भी अनघ है। अनघ को अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वीपुत्र है, जैनी है, दिवोदास है, लीला है, तिलोत्तमा, चंद्रहास है। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये पद्य नाट्य है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इनके जो कथा आधारित निबंध काव्य शैली है फ्रेंड्स, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। फिर आज का हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कौशी के रचयिता का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आंसर ऑप्शन नहीं लिए हैं, मैंने डायरेक्ट इसका एक आंसर ही ले लिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है हमें कि इनमें से दिनकर जी की रचना कौन सी है इन चारों में से, ठीक है। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है। तो श्रीधर पाठक हैं और ये जो कश्मीर सुषमा है प्रकाशित हुई थी 1904 में, ठीक है। याद रखिएगा कश्मीर सुषमा जो है 1904 में प्रकाशित हुई थी। यहीं पर ये श्रीधर पाठक है, श्रीधर पाठक का जो जन्म समय है तो वो 1859 से 1928 ईस्वी तक माना गया है। तो इनके आप जो स्वतंत्रतावादी कवि हैं या जो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं या द्विवेदी मंडल के बाहर के या जो द्विवेदी मंडल के कवि हैं, तो इनका आपको जन्म समय भी याद रखना है, ठीक है। जहां पर आप इनकी रचनाएं लिखें ऊपर ही इनके जन्म समय को आप टाइप कर लिया करिए। अगला प्रश्न बनता है कि द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम और क्या है। तो नवजागरण सुधार काल है। पर इसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे मित्र साथी मित्र हैं वो क्या करते हैं, तो वो साथी मित्र हमारे क्या करते हैं कि वो द्विवेदी युग का जो नामकरण दिया रहता है, तो वो या तो राष्ट्रीय काव्य धारा लगा देंगे या कुछ और उसी से रिलेटेड जो से उससे मिलते-जुलते नेम होते हैं उन्हीं को टाइप कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, द्विवेदी युग का जो एक अन्य नाम है वो नवजागरण सुधार काल ही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की किस कृति को अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। वो भारत भारती है। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी। अब इसको प्रतिबंधित क्यों कर दिया गया था, क्योंकि इसमें राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, भक्ति प्रेम का भरपूर मिश्रण था, उसी का वर्णन किया गया था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इसको जब्त कर दिया था। आज का आखिरी प्रश्न है, जैसा आपको पता है कि हम 20 प्रश्न करेंगे और 20 सेलेक्टेड प्रश्न ही करेंगे और वहीं पर मैं आपको बताती चली जाऊंगी द्विवेदी युग में आपको किन किन विषय पर पढ़ना है, किन किन टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देना है और किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स द्विवेदी युग का क्विज हम करेंगे। जब हम टेलीग्राम पर क्विज करना स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ अलग टाइप के प्रश्नों का क्विज भी करेंगे। तो हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, यह पंक्ति किस कवि की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन श्रीधर पाठक है। अब आपको किसकी किसकी पंक्तियों को पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये गुप्त जी की जो पंक्तियां हैं, कई बार इनकी पंक्तियां, इनकी जो रचनाएं हैं वहां से यशोधरा से, साकेत से, जय भारत से, जयद्रथ से, तो यहाँ से अक्सर इनकी जो पंक्तियां हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो इसको आप जरूर जरूर याद रखिएगा। और इनकी जो भारत भारती रचना है, भारत भारती के संबंध में कई विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं और साकेत के संबंध में भी कई विद्वान लिखे। जैसे भारत भारती के संबंध में बच्चन सिंह लिखते हैं कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य किसी पुस्तक ने मिलकर नहीं किया। तो काफी सारे महत्वपूर्ण द्विवेदी युग में हैं जिनको आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। साथ में सरस्वती पत्रिका को आप जरूर पढ़िएगा और द्विवेदी युगीन जो पत्रिकाएं हैं उनका भी अध्ययन देखिएगा। तो ये हो गया आज की क्लास। अब आपको आप आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं, या जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको आप बोलिएगा, तो उसको मैं एक बार अलग से ही पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।